हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्रैश कोर्स में वेलकम है आपका। और आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 क्लास 12th इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का अच्छे से कराऊंगा। कंप्लीट रिवीजन करेंगे, ऑल इंपॉर्टेंट डेट डाटा इवेंट सब कुछ, हर एक चीज। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट 30 टू 40 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर 1 आपके दिमाग में घुल गया अच्छे से, इसकी मेरी गारंटी है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, कंप्लीट रिवीजन ए टू जेड विद ऑल इंपॉर्टेंट डेट्स डाटा एंड इवेंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में एक बैटल की, जो बैटल लड़ा गया था क्लास अंग्रेजों ने, यानी कि ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटेन वासियों ने लड़ा था क्लास। पहले इन्होंने बंगाल पे अटैक किया। मोहम्मद सिराजुद्दौला उस समय क्लास बंगाल को रूल कर रहे थे, और जो बैटल ऑफ प्लाजी है उसको रूल कर रहे थे रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान रखना, नाम याद रखना, रॉबर्ट क्लाइव। और इन्होंने सीधे बंगाल पे क्लास अटैक किया, और यहां से ईस्ट इंडियन कंपनी की शुरुआत होने लगी। ब्रिटिश रूल इन इंडिया केम कब आया क्लास? 23 जून। ध्यान रखना, ये डेट भी ध्यान रखना, 23 जून 1757 टू 15 अगस्त को क्लास हम आजाद हुए। तो यहां तक इन्होंने लगभग 190 साल जो है भारत के ऊपर कब्जा करा। वो कौन सा बैटल था, वो काम की बात है। बैटल कौन सा था? बैटल ऑफ प्लाजे। इनका जो बेसिक पर्पस था ना अंग्रेजों का, वो था क्लास कॉलोनियल रूल सेटअप करना। इंडिया के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसको ले जाना अपनी कंट्री के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, वहां पे उससे फिनिश गुड्स बनाना, और फिनिश गुड्स बना के वापस यही फिनिश गुड्स इंडिया के अंदर लाके बेच देना। यानी हमारा रॉ वहां ले गए, वहां कारखाने बनाए, वहां के लोगों को रोजगार दिया, और जब वो सामान बन के तैयार हुआ, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके वापस इन लोगों ने क्या किया? हमको बेच दिया। ये इनका मेन पर्पस था। कुछ अलग अलग टाइप की इकोनॉमी है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। सबसे पहले कॉलोनियल रूल किसे कहते हैं? द पॉलिसी ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अ कंट्री, एक वेल्दी और पावरफुल कंट्री जब किसी कमजोर कंट्री के ऊपर कब्जा जमा लेता है, उसका एक्सटॉर्शन करता है, उसके रिसोर्सेज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है, दिस टाइप ऑफ रूल इज कॉल्ड कॉलोनियल रूल। बैकवर्ड इकोनॉमी, द बैकवर्ड इकोनॉमी इज द इकोनॉमी विच इज कैरेक्टराइज बाय लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जहां पे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड लो है, हेल्थ सर्विसेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट है, पर कैपिटा इनकम बहुत कम है, और ज्यादातर लोग जो है वो एग्रीकल्चर पे जीवन व्यापन के लिए क्लास डिपेंड करते हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी, अ कंट्री विथ रिलेटिवली लो इंडस्ट्रियल बेस, लेकिन इंडस्ट्रियल बेस है, लो इंडस्ट्रियल बेस है, और यहां पे धीरे धीरे लोग एग्रीकल्चर से हटके इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर के लिए मूव कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम लोगों का बढ़ रहा है, और ये एग्रीकल्चर इकोनॉमी से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर की तरफ लोग मूव कर रहे हैं। इसको लेस डेवलप इकोनॉमी भी कहते हैं। स्टैग्नेंट इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी का स्लो ग्रोथ है और नो ग्रोथ है। जैसे आजादी के बाद से लगभग 15 साल तक इंडिया में एग्रीकल्चर का कोई ग्रोथ नहीं था, तो एट दैट टाइम एग्रीकल्चर वाज स्टैग्नेंट, राइट। वाइब्रेंट इकोनॉमी, जापान जैसी इकोनॉमी जहां पे हाई मतलब लेवल की टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाता है, जहां पे फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं, दिस इज कॉल्ड वाइब्रेंट, चमकीली इकोनॉमी। नई नई टेक्नोलॉजी क्लास फ्रीक्वेंटली चेंजेस आते रहते हैं। आपने वीडियोस भी देखी होंगी, रील्स वगैरह देखी होगी, जापान में किस हद तक क्लास जो बुलेट ट्रेन है वो बहुत पहले आ गई थी, और बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का वहां पे लोग यूज करते हैं। एम्प्यूटेड इकोनॉमी, द ब्रिटिशर्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, इसको बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। लोगों को बांटो और फिर लोगों के ऊपर शासन करो। लोग एक रहेंगे तो उन पे शासन करना बड़ा मुश्किल है, उन पे कब्जा करना मुश्किल है, तो लोगों को तोड़ो, भड़काओ, बांटो, वो आपस में लड़ेंगे, डिस्क्रिमिनेशन करो, और फिर किसी बेसिस पे करेंगे, रिलीजन बेसिस पे, कास्ट बेसिस पे, लैंग्वेज बेसिस पे, कल्चर बेसिस पे, और फिर लोगों पे राज करेंगे। सेमी फेडरल इकोनॉमी यानी कि लैंड सेटलमेंट सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, कि जमींदार से लगान वसूलो और जमींदार से बोलो जो गरीब लोग हैं उनसे जितना ज्यादा काम करवाना है, जितना लूटना है, किसानों को लूटो, हमें टाइम पे जी लगान देते रहो। इस टाइप की इकोनॉमी को सेमी फेडरल इकोनॉमी कहते हैं। तो ये बेसिक चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बट हाँ कहीं पढ़ोगे, कहीं केस स्टडी में कुछ आ गया तो आपको पता होना चाहिए। बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश रूल के आने से पहले ना हमारे पास बहुत कुछ था। इंडिया क्लास सोने की चिड़िया यूं ही नहीं कहा जाता था। हमारे क्लास प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, हम लोग सेल्फ रिलिएंट थे, आत्मनिर्भर थे, हम अनाज के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं थे, काफी अच्छा अनाज हमारी कंट्री में उगता था। इंडिया वॉज रिच इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, राइस, व्हीट, मेज, पल्सेस एंड अदर फूड क्रॉप का हमारे पास भरमार था।
हमारे पास इनकी कोई कमी नहीं थी। हमारा जो मेजर पॉपुलेशन है ना क्लास, 85% अराउंड पॉपुलेशन जो है वो खेती बाड़ी पे डिपेंड करता था। तो हम लोगों को अनाज की कमी कोई थी नहीं, हम लोगों के पास खाने पीने की चीजें थी। हाँ, इतनी ज्यादा मशीनरीज नहीं थी, बट हमारा हैंडीक्राफ्ट बहुत ज्यादा स्ट्रांग था उस टाइम पे। हाथों से जो क्लास कारीगरी की जाती है ना, वो बहुत फेमस था। हमारे यहाँ के जो कारीगर थे वो बहुत फेमस थे, जिसकी वजह से सिल्क की साड़ी हो गया, या पत्थर नाग मोती का काम हो गया, पेंटिंग्स का काम हो गया, ये हमारी कंट्री में बहुत फेमस था। और हम ये सारी चीजें बाहर एक्सपोर्ट भी क्या करते थे, अंग्रेजों के आने से पहले तक भी। वेल नोन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, ये सारी चीजें क्लास देखो, ये सब क्लास भारत का एक तरीके से सोचो कि कितनी मतलब कि ये प्रीशियस चीजें थी। अंग्रेजों ने आगे क्लास से सारा सिस्टम खत्म कर दिया और मशीन मेड प्रोडक्ट ले आए, वो भी अपनी कंट्री के। तो इंडिया क्लास हैंडीक्राफ्ट में बहुत एक्सपर्ट था। इनकी जो क्राफ्टमैनशिप था वो पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर था, और हमें अच्छा खासा क्लास रिकॉग्निशन प्लस बाहर से हम लोग एक्सपोर्ट करके फॉरेन करेंसी भी रेज करते थे। अंग्रेजों के आने से पहले क्लास ये 4 पॉइंट जो आप ध्यान रखोगे। नाउ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन बंगाल, बंगाल में काफी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, काफी पॉपुलर थी क्लास टेक्सटाइल, सिल्क की साड़ी बनाना है ना, कॉटन, ये सब क्लास देखो अंग्रेज यहाँ पे विजिट भी किया करते थे। और मुस्लिन, अ कॉटन फैब्रिक ऑफ प्लेन वीव इज अ क्लास, मसलिन क्या होता है क्लास, मसलिन, ये सो क्लास मसलिन बोल सकते हैं, मुस्लिन तो नहीं, इसे मसलिन बोलो। मसलिन है कॉटन fabric of plain weave is a type of cotton textile which had to origin in Bengal, now Bangladesh, अब तो उस एरिया क्लास बांग्लादेश में चला गया, स्पेशली इन प्लेसेस इन द अराउंड ढाका। द फाइनेस्ट वेराइटी ऑफ मसलिन वाज कॉल्ड मलमल, है ना, वो कुर्ती मलमल दी, आपने सॉन्ग वगैरह सुना होगा, तो मलमल। फॉरेन ट्रैवलर आल्सो यूज्ड टू रेफर टू इट एज अ मलमल शाही और मलमल खास, और इंप्लाइंग दैट इट वाज वॉर्न फिट और फिट बाय द रॉयल। तो क्लास ये ना रॉयल्टी का साइन था। ये कुछ कपड़ा होता है ना बहुत पतले पतले बारीक, देखो जाली आर पार दिखेगा लेकिन ये पूरा का पूरा कवर है, इसको क्लास मसलिन बोलते हैं। जो बेसिकली मलमल खास एक रॉयलिटी का सिंबल था कि भाई जो रॉयल लोग हैं ना वही इस कपड़े को जो है यूज करते हैं। बहुत टाइम, बहुत क्लास प्रीशियस कपड़ा होता है, बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। तो ये छोटा सा चीजें ध्यान रखना। अगला हम पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के आने से, यानी कि आजादी से जस्ट पहले जितने साल उन्होंने राज किया, उन्होंने हमारी इकोनॉमी को कैसे खराब किया। तो सबसे पहले स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, यानी हमारी हालत कैसी थी ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर सेक्टर में। तो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को अंग्रेजों ने बर्बाद कैसे किया। सबसे पहला है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, या जमींदारी सिस्टम, या लैंड रेवेन्यू सिस्टम है। इस सिस्टम में क्या होता है, जो ब्रिटिशर्स है यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो जमींदारों से कहती है, ये गवर्नमेंट है, ये जमींदारों से कहती है आप हमें लगान दो, हमें टैक्सेस दो, और बदले में किसानों से, फार्मर से जितना काम करवाना है उतना काम कराओ, इनको कम पैसे दो, कोई तुम्हें रोकेगा टोकेगा नहीं, तुमको खुली छूट है, ये बेचारे हमारे पास आएंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा तुमको करने के लिए हमने ही बोला है। रक्षक ही भक्षक बन गया यहाँ पे। अब इस सिचुएशन में बेचारा फार्मर करेगा क्या, दिन रात मेहनत करते थे, मजदूरी करते थे, और बदले में थोड़ा बहुत अनाज इनको मिलता था, या थोड़ा बहुत क्लास इनको पैसा मिलता था। दिस सिस्टम इज कॉल्ड जमींदारी सिस्टम। और इस जमींदारी सिस्टम के अंदर जमींदारों ने बहुत जम के शोषण किया किसानों का, क्योंकि उनको क्लास आगे जाके लगान भी भरना था। ठीक है, दिस सिस्टम इज कॉल्ड लैंड, ये मेन रीजन है एग्रीकल्चर खराब होने का। सेकंड है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेजों ने बोला कि भैया फूड क्रॉप मत उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ। सर कैश क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप के अंदर आ गया कॉटन, जूट, सिल्क, इंडिगो, आप इन चीजों को उगाओ, ये चीजें हमारे यहाँ पे एज ए रॉ मटेरियल फैक्ट्रियों में यूज होगा। तो भैया अंग्रेजों ने किसानों को फोर्स किया, फोर्स कमर्शियलाइजेशन, कि आप ये चीजें उगाओ, कैश क्रॉप उगाओ, फूड क्रॉप मत उगाओ, हमको ज्यादा पैसे देंगे, भले आपका जमीन खराब हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, आप ये चीजें उगाओ, फोर्स करते थे, हम आपको ज्यादा पैसे देंगे, जहां से क्लास कैश इकोनॉमी भी धीरे धीरे प्रमोट हुआ। अब बेचारे किसान लोग क्या करते थे, ये सब चीजें उगाते थे जमींदार के कहने पे, पर इनको फिर अनाज नहीं मिलता था, तो बेचारे अनाज लेने के लिए भी दर दर भटकते थे, शहर तक जाते थे। तो ये एक और मुसीबत आ गई, अनाज की कमी होने लगी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन ज्यादा होने के बाद ही पर हेक्टेयर लैंड पे जो आउटपुट होना चाहिए वो आउटपुट बहुत कम था, प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जमीन ज्यादा है आउटपुट कम, क्यों, कोई इंसेक्टिसाइड नहीं था, कोई पेस्टिसाइड नहीं था, कोई टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं था, मशीनरीज नहीं थी, बारिश अच्छी होगी तो अच्छा फसल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ट्यूबवेल वगैरह नहीं था, और अंग्रेजों ने इनको इंप्रूव करने के लिए कोई काम नहीं किया, जो है जैसा है उसी में प्रोडक्शन करो और वो अपने देश में लेके जाएंगे, और फिर वहां से फिनिश गुड्स बना के लाकर यहाँ बेचेंगे। 190 साल बहुत होती है, लगभग 3 पीढ़ियां निकल जाती हैं उसके अंदर, और इन्होंने राज किया, फूट डाल डाल के लोगों को लड़ाई करवा के बंटवा के, इनके पास इक्विपमेंट था, मशीन था, हमारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे, बहुत लूटा गया, किसानों को तो क्लास सबसे ज्यादा।
नेक्स्ट है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। किसी भी सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए वहां पैसा डालना जरूरी है, इन्वेस्टमेंट करना जरूरी है। केजरीवाल जी ने अगर वहां के स्कूल्स, दिल्ली के स्कूल्स को सुधारे हैं तो वहां पैसा डाला है, इन्वेस्टमेंट किया है। उसी तरीके से एग्रीकल्चर को ठीक करने के लिए एग्रीकल्चर पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। किसी ने एग्रीकल्चर को सुधारने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, ना ही क्लास सरकार ने किया, ना ही क्लास किसी बड़े बिजनेसमैन ने किया। एग्रीकल्चर में स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट था, किसी ने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया। ये 4 मेन रीजन है जिसकी वजह से हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेंट हो गया, वो क्लास लो हो गया, वो बर्बाद हो गया। हमारा एग्रीकल्चर खराब करने में ये 4 रीजन है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। फिर 1971 में क्लास पार्टीशन हुआ, क्लास बांग्लादेश जो सॉरी 1971 में तो इनका पार्टीशन हुआ था। 1947 में ही पाकिस्तान को 14 अगस्त को आजाद करार दे दिया कि भाई तुम्हारा अपना देश हो गया, और यहाँ पे वेस्ट पाकिस्तान और क्लास ईस्ट पाकिस्तान 2 पाकिस्तान बन गया, मतलब इंडिया से क्लास ये हट गया। तो उस सिचुएशन में इंडियाज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रिसीव अ फर्दर सेटबैक ड्यू टू कंट्री पार्टीशन। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ना उस पर बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ा पार्टीशन की वजह से। अ सीजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्री हैज हाईली इरिगेटेड एंड क्लास फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। तो जो हमारा काफी अच्छा फर्टाइल लैंड था, जहां अच्छी उपज होती थी, जहां जूट की अच्छी उपज होती थी, वो सारा क्लास कहां चला गया? पाकिस्तान की तरफ चला गया। बाद में हटके वो क्लास बांग्लादेश बन गया। ऑलमोस्ट द होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम, ये जितना भी एरिया था ना यहाँ पे जो जूट का प्रोडक्शन होता था वो सारा का सारा पाकिस्तान में चला गया। और इंडिया का जो जूट इंडस्ट्री है उसको क्लास बहुत मतलब कि पॉपुलर था, मोनोपोली था सो फार, बट वहां पे हमारे पास रॉ मटेरियल की कमी हो गई, राइट। तो ये आप ध्यान रखना कि पार्टीशन होने की वजह से किस इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा झटका लगा? जूट इंडस्ट्री को, ठीक है। नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर, अब इन्होंने हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको कैसे खराब किया, क्या क्या रीजंस थे? हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो पिछड़ा हो गया, उसकी हमारे इंडस्ट्रीज को भी खराब कर दिया इन्होंने। कैसे खराब किया? डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, मेन रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन टैरिफ पॉलिसी। हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी ना उसको इन्होंने तबाह कर दिया, उसको इन्होंने खराब कर दिया। जो कढ़ाई बुनाई का काम हम लोग करते थे ना, जिसमें हम लोग फेमस थे, हमारा क्राफ्टमैनशिप हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट का बहुत फेमस था, हम लोग बाहर कंट्री में सेल किया करते थे हाथ से कढ़ाई बुनाई वाला जो सामान होता है, प्रीशियस स्टोन हो गया, नग हो गया, मोती हो गया, या फिर क्लास सिल्क हो गया, ये सब इन्होंने खराब कर दिया। कैसे खराब किया? एक पॉलिसी बना दी, डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। ये भी टैरिफ पॉलिसी क्या था कि ये है ब्रिटेन और ये है इंडिया। तो अगर आप इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल बाहर भेजोगे तो नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं है। आप रॉ मटेरियल बाहर भेजो, कोई टैक्स सरकार नहीं लगाएगी। फिर अब ये इंडिया से कोई भी अगर फिनिश गुड्स बाहर भेजोगे उस पे हैवी टैक्स लगेगा। तो जो हाथों से कढ़ाई बुनाई वाला काम होता था ना, कोई भी चीज मैट बनाया, कोई कालीन बनाई, या फिर क्लास कुछ सिल्क की साड़ी बनाई, कुछ भी बनाया, तो अब उस पे इन्होंने क्या कर दिया? हैवी टैक्स लगा दिया कि बहुत ज्यादा जो है आपको टैक्स इस पे देना पड़ेगा फिनिश गुड। अब फिनिश गुड 100 रुपए का है, टैक्स लगा दिया मान लो 100 रुपए, तो फिनिश गुड्स बाहर बिकता है कितने का? 200 रुपए का। तो ब्रिटेन के लोग खरीदेंगे ही नहीं, तो हमारा जो फिनिश गुड्स था वो महंगा हो गया टैक्स लगाने की वजह से, जिसकी वजह से क्लास हमारा सामान बाहर के लोगों ने लेना बंद कर दिया, हमारे जो कारखाने थे वो बंद हो गई। लेकिन बाहर से कोई भी फिनिश गुड्स अगर आता है इंडिया में तो नो टैक्स, ताकि उनका सामान हमारे देशवासियों को सस्ता लगे और वो लोग बाहर का सामान खरीदे। तो यहाँ से वेस्टर्न कल्चर फॉलो हुआ, हम लोग बाहर से सामान खरीदने लगे, बाहर से हमारे पास चीजें आने लगी, वो सस्ती लगने लगी। मशीन मेड प्रोडक्ट बाहर से आ रहा था, हमारा हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट था, हैंडीक्राफ्ट में समय लगता है, मैन पावर ज्यादा लगता है, वो महंगा हो जाता है। तो हमारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट ने टफ कंपटीशन दिया हैंडमेड प्रोडक्ट्स को। कहानी समझ आ रही है ना क्लास? तो बाहर से कोई फिनिश गुड्स, ब्रिटेन से फिनिश गुड्स इंडिया में आ रहा है, नो टैक्स। इंडिया से फिनिश गुड्स बाहर जा रहा है तो हैवी टैक्स। तो ये तो डिस्क्रिमिनेशन है ना, भेदभाव है। हमारा सामान उनके लिए महंगा कर दिया, वो लोग नहीं खरीद रहे, उनका सामान हमारे लिए सस्ता कर लिया, हमारे देश के लोग वो सामान खरीद रहे हैं। तो हमारे कारखाने बंद हो गए और कारखाने वाले लोग भी फिर बाद में खेतीबाड़ी करने लगे, उनकी जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हो गई। एडवर्स इफेक्ट क्या हुआ? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बंद हुई तो हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो गई, और फिर हम लोग किस पे डिपेंड करने लगे? फॉरेन गुड्स के ऊपर। हम लोग उनके सामान के ऊपर, जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे उनके ऊपर हमारी जो डिपेंडेंसी है वो बढ़ने लगी। अगला है क्लास लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। कैपिटल गुड्स का मतलब तो पता ही है, मशीनरी। तो मशीनरी की इंडस्ट्री ना बहुत कम था, हमारे पास मशीनरी नहीं थी, हमारे पास कारखाने बनाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाने के लिए कैपिटल गुड्स नहीं थे। हम लोग बाहर से मशीन इंपोर्ट नहीं करने दे रही थी सरकार, तो मशीनरीज बहुत कम थी। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी,
किसी भी जो जो जीडीपी बनता है ना, वो देश के सारे सेक्टर्स के आउटपुट को लेके बनता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, सर्विस सेक्टर। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर का जीडीपी में कोई खास कंट्रीब्यूशन था नहीं, क्योंकि कारखाने हमारे बहुत कम थे, ज्यादातर लोग सब खेती बाड़ी ही कर रहे थे। लिमिटेड रूल ऑफ पब्लिक सेक्टर, सरकार ने भी ध्यान नहीं दिया। सरकार ध्यान किस पे दे रही थी? रेलवे पे। सरकार ध्यान दे रही थी पावर पे। सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया इंडस्ट्रीज, कारखाने को बनाने में, कारखाने को डेवलप करने में सरकार ने कोई काम नहीं किया। ना एग्रीकल्चर को डेवलप करने में सरकार ने स्टेप्स उठाए, ना ही क्लास कारखाने डेवलप करने के लिए सरकार ने कोई स्टेप उठाया। सरकार बस रेलवे के ऊपर काम करती रही, पावर के ऊपर काम करती रही, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करती रही कि कैसे देश के ऊपर कंट्रोल जमाना है। इंडस्ट्रियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो करने के लिए सरकार ने कोई भी स्टेप्स नहीं उठाए। फॉरेन ट्रेड, हमारा फॉरेन ट्रेड भी सरकार ने कैसे खराब किया कि हम ज्यादातर एक्सपोर्ट जो कर रहे थे सामान का, वो ब्रिटेन को ही कर रहे थे। वो भी क्या? रॉ मटेरियल। हम क्या बन चुके थे? वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। हम एक्सपोर्टर बन गए थे रॉ मटेरियल्स का, और इंपोर्टर बन गए थे फिनिश गुड्स का। हम अलग अलग कंट्री से फिनिश गुड्स खरीद रहे थे और उनको रॉ मटेरियल बेच रहे थे। और हुआ क्या, उस टाइम पे ही क्या हुआ, एक कनाल बना, स्विस कनाल। 1859 में बन के चालू हुआ, 1869 में स्विस कनाल कंप्लीट हुआ। और स्विस कनाल को बनाया किसने था क्लास? इजिप्ट की सरकार ने बनाया था। और 50% टोटल ट्रेड जो हो रहा था ना ब्रिटेन का, हमारा, वो ब्रिटेन को हो रहा था। और बाकी किसको हो रहा था? श्रीलंका को, ईरान को और चाइना को। ईरान का पुराना नाम पर्सिया था, श्रीलंका का था सेलोन। अभी स्विस कनाल क्या है देखो, पहले मुंबई से सामान ऐसे जाता था, देखो ऐसे लंदन तक पहुंचता था, है ना, यहां से ऐसे लंदन तक पहुंचता था। अब हुआ क्या, ये दो सी, रेड सी और क्लास मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों सी को जोड़ने के लिए कनाल बन गया। बहुत बड़ा कनाल है क्लास, एक कनाल मत समझना इसको, बहुत बड़ा है स्विस कनाल। कई कई शिप्स जाती हैं इसके यहाँ से डेली। तो इससे हुआ क्या कि मुंबई से चीजों को ले जाना ना लंदन तक काफी छोटा हो गया। जस्ट 11,600 किलोमीटर, जो कि पहले 19,800 किलोमीटर था। मतलब 20,000 किलोमीटर का डिस्टेंस सिर्फ 11,000 किलोमीटर 600 रह गया, 11,600 किलोमीटर रह गया। तो हुआ क्या कि अब लंदन से बहुत ज्यादा फिनिश गुड्स इंडिया में आ रहा था, और इंडिया से बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल वहां जा रहा था, जिसकी वजह से रूट छोटा हो गया, डिस्टेंस छोटा हो गया, समय कम लगा, पैसा कम लगा। तो भैया इंडिया से दबादब इन्होंने क्या किया, रॉ मटेरियल को उठा उठा के अपने देश में ले जाना चालू कर दिया। तो 50% हमारा ट्रेड अकेले ब्रिटेन को हो रहा था, बाकी अदर कंट्रीज को हो रहा था। स्विस कनाल प्रोवाइड करता है डायरेक्ट ट्रेड रूट ऑफ शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन साउथ एशिया। ये क्लास एनसीईआरटी से उठाई लाइन है, पर आप अभी के लिए अगर मैं इंडिया और यूरोप की बात हटा दूं, इंडिया की मतलब सॉरी अमेरिका की बात हटा दूं, तो मुंबई से, यानी कि मुंबई से सीधा लंदन तक जाता था ये रूट, यानी डायरेक्ट रूट हो गया था इंडिया से लेकर क्लास ब्रिटेन तक। यानी मुंबई से लेकर, मुंबई में जो पोर्ट था वहां से लेकर लंदन में जो पोर्ट है वहां तक का डिस्टेंस इन्होंने छोटा कर दिया। अच्छा सर, हम बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे पास तो बहुत ज्यादा फॉरेन करेंसी आ रही होगी, बहुत ज्यादा पाउंड आ रहा होगा हमारे पास। यस, हम एक्सपोर्ट सरप्लस थे। आज की डेट पे भी इंडिया एक्सपोर्ट सरप्लस कंट्री नहीं है। आज भी इंडिया का एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज्यादा है। लेकिन उस टाइम पे हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा था, इंपोर्ट कम था। तो सर पैसा कहाँ गया? उस पैसे को इन लोगों ने बहा दिया, ड्रेन कर दिया। कहाँ ड्रेन कर दिया? वर्ल्ड वॉर 2 में पैसा लगाया। बाहर से जो इनविजिबल आइटम था, इनविजिबल सर्विसेज थी, उसको मंगाने में या सर्विसेज को इंपोर्ट करने में, और कॉलोनियल स्टाफ्स के डेवलपमेंट में। जो वहाँ के स्टाफ्स इंडिया में आके रह रहे थे ना कंट्रोल करने के लिए, अंग्रेज गोरे, उनके पीछे इन्होंने क्या किया? उस पैसे को खर्च किया। उस पैसे से देश के डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च नहीं किया। मतलब जो पैसा हमारे ही रॉ मटेरियल को बेच के आया है, उस पैसे को भी क्लास हमारे लिए इन्होंने खर्च नहीं किया, उन्होंने अपने फायदे के लिए क्लास इस पैसे को खर्च किया। तो इस तरीके से हमारा फॉरेन ट्रेड खराब हो गया। अगला है हमारे डेमोग्राफिक कंडीशन। डेमोग्राफिक कंडीशन किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन की स्टडी करना, एज, रेस, सेक्स, किसी भी बेसिस पे। तो जो डेमोग्राफिक कंडीशन की बात करें, 1921, ये डेटा याद रखना, 1921 को ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। 1921 से इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर कर गया। सर सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या होता है? एक्चुअली 1921 से पहले इंडिया की पॉपुलेशन कभी बढ़ रही थी, कभी घट रही थी। लेकिन 1921 के बाद से आज तक भी इंडिया की पॉपुलेशन कभी घटी नहीं है, हमेशा बढ़ी है। तो सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन किसे कहते हैं? डिक्लाइन इन डेथ एंड रिलेटिवली हायर बर्थ। पैदा ज्यादा हो रहे हैं, डेथ कम हो रही है। तो सर फर्स्ट डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है? पैदा भी ज्यादा हो रहे हैं, मर भी ज्यादा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे मर जो रहे हैं वो कम मर रहे हैं, और पैदा ज्यादा हो रहे हैं लोग।
तो धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी ना, मर रहे कम और पैदा हो रहे ज्यादा, तो फिर पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। बिफोर 1921 द पॉपुलेशन वाज नॉट स्टेबल, सम टाइम इट इंक्रीज एंड अदर टाइम इट डिक्रीज, हेंस आफ्टर दिस ईयर देयर हैज बीन कंसिडरेबल एंड कंटिन्यूअस इंक्रीज इन पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन की जनगणना होती है, ऑफिशियल सेंसस करता है, और इस सेंसस में 1881 में पहला ऑफिशियल सेंसस लॉन्च हुआ, जनगणना, है ना। और 10 साल, हर 10 साल में क्लास लॉन्च होता रहता है, मतलब हर 10 साल में जनगणना होती है, काउंट किया जाता है जनता, पॉपुलेशन काउंट किया जाता है, और भी बहुत डेटा काउंट किया जाता है अलग अलग बेसिस पे। तो ये हो गया डेमोग्राफिक कंडीशन। तो हमारी डेमोग्राफिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, डेमोग्राफिक कंडीशन भी खराब था हमारा। द फॉलोइंग पॉइंट शोज द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब आजादी मिलने से पहले का जो दौर था, जो समय था, ठीक है। तो सबसे पहले हाई बर्थ रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट भी हाई थी हमारी और डेथ रेट भी हाई था, नियरली 48 पर 1000 और 40 पर 1000। तो बर्थ रेट हर 1000 में से 48 पैदा हो रहे थे, और डेथ कितनी की हो रही थी, ओनली 40 की। लो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, लिटरेसी रेट 16% से भी कम था, और महिलाओं का लिटरेसी रेट जस्ट 7% था। 100 महिलाएं अगर हैं तो सिर्फ 7 ही पढ़ी लिखी हैं, मेल में 100 अगर मेल हैं तो 16 मेल ही पढ़े लिखे हैं। तो लिटरेसी रेट, पढ़े लिखे लोग बहुत कम थे, तो उनको कुछ भी बहला फुसला के उनको क्लास बहका दिया जाता, भड़का दिया जाता था। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो 32 ईयर्स थी ऑन एन एवरेज क्लास। इतना ज्यादा सूखा पड़ना, खाने की कमी से, टॉर्चर से, एक्सटॉर्शन से, ऑन एवरेज लोग 32 साल जीते थे, कोई मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी नहीं थी पहले। हाई इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट, इट रेफर्स टू नंबर ऑफ डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिफोर अटेनिंग द एज ऑफ 1 ईयर। अगर क्लास 1000 बच्चे पैदा होते हैं तो विद इन 1 ईयर 1000 में से कितने बच्चे मर जाते हैं? आपको जान के हैरानी होगी, 218 बच्चे क्लास हर 1000 में से मर जाते थे। टीकाकरण उनको मिलता नहीं था, पुअर हेल्थ कंडीशन होती थी, मेडिकल ट्रीटमेंट बच्चों को और मदर को नहीं मिलता था, जिसकी वजह से क्लास 1000 बच्चे अगर पैदा हुए तो न्यू बॉर्न बेबी 1 ईयर के अंदर अंदर 218 बच्चे उसमें से मर जाते थे, ठीक है। ये शो करता है कि हमारा डेमोग्राफिक कंडीशन कितना खराब था। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशन मतलब कितने लोग क्या किस किस सेक्टर पे डिपेंड है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्चरी सेक्टर पे। तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन की बात करूं, लगभग 72.7% लोग प्राइमरी सेक्टर पे इंगेज थे, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए, और 10% लोग सेकेंडरी और 17% लोग सर्विस सेक्टर यानी टर्चरी सेक्टर पे डिपेंड थे। ये क्या शो करता है कि अभी भी ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही कर रहे हैं, नियरली 75% लोग एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं, और बाकी 25% मिला के सर्विस सेक्टर और टर्चरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। ये अनबैलेंस ग्रोथ शो करता है। कोई भी इकोनॉमी तभी ग्रोथ होती है जब तीनों सेक्टर अच्छे से परफॉर्म करे, कंट्रीब्यूशन जीडीपी में तीनों सेक्टर का हो, जिसकी वजह से यहाँ पे नहीं मिल रहा था, वो अनबैलेंस ग्रोथ था। Growth is said to be unbalanced when all sectors of economy are equally class developed in India. There is a predominance in agriculture. सब लोग खेती बाड़ी ही कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजों ने और कुछ डेवलप करने का कभी सोचा ही नहीं। रीजनल वेरिएशन, खेती बाड़ी में भी कुछ स्टेट्स लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, इन लोगों ने क्या किया, एग्रीकल्चर से धीरे धीरे इंडस्ट्रियल सेक्टर पे शिफ्ट करना चालू कर दिया, सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट करना चालू कर दिया कुछ स्टेट्स ने। जबकि अदर स्टेट्स, उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब, ये लोग क्लास तभी भी खेती बाड़ी ही कर रहे थे। इनको ऐसा नहीं था कि यार हम लोग इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर पे शिफ्ट करें, उतना जितना ये लोग शिफ्ट कर रहे थे। ये हैं पॉइंट्स क्लास आपके ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के। नाउ लास्ट पॉइंट, इंफ्रास्ट्रक्चर। अंग्रेजों ने हमारे देश में रोडवे, रेलवेज और कम्युनिकेशन बनाया। कम्युनिकेशन क्यों बनाया? ताकि कंट्रोल कर सके पूरी की पूरी कंट्री पे, कोई मैसेज भेजना हो भेज सके, कोई वहां से इंफॉर्मेशन आ रही है इंफॉर्मेशन भेजना, कोई रूल्स लगाना, कोई वो सब कर सके। और रोड क्यों बनाए? ताकि रोड से, गांव गांव से, गली गली से अनाज उठाकर और जो भी कैश क्रॉप है उसको उठाकर हम पोर्ट तक लेके आए, मुंबई पोर्ट तक। और फिर रेलवे बनाया ताकि क्लास वहां से मुंबई पोर्ट तक रेलवे से लेके आए और फिर रेलवे से अपने देश में लेके निकल जाएं। तो इन्होंने क्लास यही 3 चीजें डेवलप करी हैं, रोड, रेलवेज और दूसरा क्लास कम्युनिकेशन के लिए टेलीग्राफ बनाए इलेक्ट्रॉनिक वे से, मशीन से। पहले मोबाइल फोन वगैरह तो होते नहीं थे, ना ही टीवी टेलीकास्टिंग होती थी। तो क्लास इसके थ्रू, इस मशीन के थ्रू क्या करते थे लोग, टेलीग्राफ है, और इसके थ्रू क्या करते थे, मैसेज को भेजा करते थे जहां भेजना हो। कहीं पे अगर जनता भड़क गई, कोई नियम कानून लगाना है, तो सरकारी काम के लिए यूज होता था। और आम जनता के लिए क्या यूज होता था? चिट्ठी, ठीक है, पोस्ट।
तो सोचो आजकल के लोगों में पेशेंस नहीं होता, क्लास कितना मतलब वीडियो कॉल करते हैं, ग्रुप कॉल करते हैं एकदम से। लेकिन पहले क्या, आप एक चिट्ठी लिख के कुछ भेजते थे, वो हफ्ता 10 दिन बाद चिट्ठी पहुंचती थी, अगला आदमी आदमी पढ़ता था, फिर उस चिट्ठी का रिप्लाई देके भेजता था। इतना सब्र लोगों के अंदर पुराने जमाने में लोगों का होता था कि वेट करते थे जी 7 दिन 10 दिन बाद मैसेज आएगा। और अभी क्या आएगा, अब 2 टिक लग गया, आपने रिप्लाई नहीं दिया, तो बहुत झंझट है, बहुत झोल है आजकल की लाइफ में। बट पहले सोचो लोग कितना पेशेंस रखते थे कि जब पोस्ट चिट्ठियां ही हुआ करती थी, लोगों के घर पे चिट्ठियों के बंडल रखे रहते थे सारे के सारे। Infrastructure refers to basic system and services that a country needs to order to function properly, like road, airport, seaways, railways, है ना, energy, utilities, communication, education, healthcare, ये सारी की सारी चीजें क्या है क्लास, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। 2 मेन इंफ्रास्ट्रक्चर क्लास अंग्रेजों ने हमारा डेवलप किया, वो भी अपने फायदे के लिए। रेलवे भी हमारे कंट्री के बजट से ही बनाया इन्होंने। रेलवे ऑफ कोर्स वाज अ मेजर डेवलपमेंट बाय ब्रिटिशर्स बट फॉर द बेनिफिट ऑफ ब्रिटेन। रेलवे इंट्रोड्यूस इन 1850 और पहली ट्रेन चली मुंबई से लेके थाने 33.8 किलोमीटर की 57 मिनट के अंदर 16 अप्रैल 1853 में। इस तरह स्टीम इंजन हुआ करते थे, कोयला जला के चलते थे। आज भी तुम शिमला में और वेस्ट बंगाल में जाके देखोगे तो ये ट्रेन तुम्हें दिख जाएंगी। कम्युनिकेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ, पोस्ट जनता के लिए, टेलीग्राफ गवर्नमेंट के लिए, वर द मोस्ट पॉपुलर मींस ऑफ कम्युनिकेशन। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ यूज इन इंडिया टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, और पोस्टल सर्विस बेसिकली आम जनता के लिए यूज होता था। अब इम्पैक्ट क्या हुआ रेलवे का, कि जो लॉन्ग डिस्टेंस बैरियर था ना, उस वो टूट गया कि भाई लंबे लंबे जगह तक, दूर दूर तक कैसे जाया जाएगा। कहीं पे मान लो खाने की कमी है, कहीं अनाज अच्छी नहीं हुई है, वहां पे अनाज भेजना है, अनाज मंगाना है ना, या फिर लोग जो है वो मूवमेंट करेंगे वहां से वहां, रेलवे के आने से काफी अच्छा हो गया। उसके बाद हेल्प्स इन मूवमेंट, सामान भी दूर दराज भेजा जाने लगा, और मार्केट भी एक्सपेंड हुआ। भाई देखो अलग अलग स्टेट से सामान आने लगा, तो उस स्टेट का सामान इस स्टेट के लोग भी लेने लगे, मार्केट बनने लगी। इस स्टेट का सामान उस स्टेट के लोग भी लेने लगे, मार्केट बनने लगी। नई नई दुकानें खुलने लगी, बाजार बनने लगा, और सामान मूव इजीली होने लगा कि ठीक है यार, हमने अपने स्टेट में कुछ उगाया, इसको ले जाके हम दूसरे स्टेट में जाके बिजनेस भी कर पाएंगे। तो ये 3 बेनिफिट थे रेलवे के। और इट फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ मार्केट, लीड्स टू राइज इन एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी जो है वो क्या हो गया क्लास, बढ़ गया। अंग्रेज आए, उन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया, बट एट द लास्ट पेज हम ये जरूर पढ़ेंगे कि अंग्रेजों के आने से कुछ ना कुछ फायदा भी हमें हुआ है, ना चाहते हुए भी। तो पहला, फूड ग्रेन हमें मारपीट के जरूर उगाया जाता था, लेकिन हमारे यहाँ फूड ग्रेन की सफिशिएंसी होने लगी, अनाज जो है वो ज्यादा उगने लगा। और कमर्शलाइजेशन के वजह से क्लास हम ज्यादा अनाज बेच भी पाते थे, कि अनाज हम उगा साथ हम बेच भी रहे हैं उसको। पहले हम क्लास सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, अनाज अपने लिए ही उगाते थे, लेकिन धीरे धीरे हम बेच रहे हैं उसको। बेटर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे के आने से क्लास ट्रांसपोर्टेशन का अच्छा माध्यम हमको मिल गया। शिफ्ट टू मॉनेटरी इकोनॉमी, कैश क्रॉप उगाने के लिए वो कैश देते थे, जिसकी वजह से मॉनेटरी इकोनॉमी प्रमोट हुआ। पैसे लेना, पैसे देना, चीजों को खरीदना पैसे से, है ना, सामान बेचना पैसे से, वो धीरे धीरे यहाँ पे आने लगा। कहीं भुखमरी जो है उस पर कंट्रोल किया जाने लगा। कहीं मान लो किसी स्टेट में क्लास भुखमरी है, बंजर जमीन है, बारिश अच्छी नहीं हुई, वहां पे लोगों का अनाज नहीं उगाया लोगों ने, तो फिर क्या करते थे, रेलवे के थ्रू ये दूर दराज तक अनाज भेजा करते थे। अंग्रेजों के आने से हमें विरासत में, लेगेसी में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप मिल गया। अंग्रेजों ने जो लोअर हाउस, अपर हाउस, कोर्ट बनाए थे, पार्लियामेंट बनाए थे, है ना, जो भी क्लास रूल्स बनाए थे उन्होंने, वो रूल्स हमारे खिलाफ थे, लेकिन सेटअप तो था ना। स्कूल में अच्छी पढ़ाई नहीं होती थी, बस स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ना, आप मेरी बात समझ रहे हो। तो वो जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप था वो बना बनाया मिल गया। फिर हमारे प्लानर्स आए और उन प्लानर्स ने क्या किया, धीरे धीरे रूल्स रेगुलेशन को चेंज किया। बट जगह तो थी, बना हुआ एक सिस्टम तो था, उस सिस्टम में करप्शन जो था या सिस्टम की जो सोच गलत थी वो उसको हटाना था। फिर क्लास नेहरू जी आए, उन्होंने क्लास धीरे धीरे शासन करना जो है वो चालू कर दिया, और भी अपने बड़े बड़े मंत्रियों के साथ। तो एक सेटअप जो है वो हमें विरासत में मिल गया, इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप हमको मिल चुका है। ये सारे के सारे पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन है ब्रिटिश रूल के। इतना ही है इस चैप्टर के अंदर, दैट्स इट। और कुछ भी नहीं पढ़ना, छोटा सा चैप्टर है, 4 से 5 नंबर तक का आप इसका वेटेज मान लो। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पहले चैप्टर में अब जितने भी डेट, डाटा, इवेंट है वो एक एक करे क्लास में आपको दिखा देता हूं, ध्यान से समझ लो। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ना क्लास 12th में ना सीयूईटी में। तो आप इसे बहुत अच्छे से इन डेटा को लर्न कर सकते हो। सीयूईटी में भी 12th में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा एनालिसिस करके मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। बिफोर कॉलोनियल रूल, एग्रीकल्चर सेक्टर डिपेंडेंसी, कितने लोग डिपेंड थे क्लास, 85% लोग खेती बाड़ी पे डिपेंड थे। बैटल ऑफ प्लाजे की अगुवाई कौन कर रहे थे, रॉबर्ट क्लाइव। कब लड़ा गया, 23 जून 1757 में। जमींदारी सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवेलिस, ये क्लास कब आया, 1793। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर कब हुआ, 1813।
रिडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवे कब आया क्लास यहाँ पे 1850 में, 1850 के अंदर। फर्स्ट ट्रेन जो चली बॉम्बे से लेके थाने तक वो 16 अप्रैल 1853 को चली, तो 1853 याद रखना। क्लास स्विस कनाल कब स्टार्ट हुआ? 1859। कब बन के खत्म हुआ? 1869। 10 साल लगे थे। किसने बनवाया? इजिप्ट की सरकार ने, ब्रिटेन की सरकार ने नहीं, जो रेड सी क्लास और मेडिटेरेनियन सी को जोड़ता है। फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस 10 साल में डेटा कनेक्ट करता है, कब आया क्लास? 1881। क्लास टाटा का सेटअप, टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, टिस्को, टिस्को ध्यान रखना सेटअप कब हुआ, टिस्को की फुल फॉर्म और टिस्को का सेटअप कब हुआ? 1907 में। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड यानी कि जहां इंडिया सेकंड डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में एंटर हुआ, कब हुआ? 1921 को। द इकोनॉमिक्स हुज एस्टिमेट ऑन जीडीपी एंड पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वर कंसिडर वेरी सिग्निफिकेंट। तो देखो वो कौन सा इकोनॉमिक्स था जिन्होंने जीडीपी पे एस्टिमेट दिया था, पर कैपिटा इनकम पे एस्टिमेट दिया था, और वो सबसे ज्यादा माना गया डॉक्टर VKRV राव। ये डेटा क्लास याद रखना। बर्थ रेट डेथ रेट उस टाइम पे क्या था? 48 एंड 40 पर 1000। हर 1000 में से 48 लोग पैदा हो रहे थे और 40 लोगों की डेथ हो जा रही थी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहां पे कितनी थी क्लास? अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 32 ईयर्स। ओवरऑल लिटरेसी रेट जो था वो 16% था, फीमेल लिटरेसी रेट 7%। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, 1000 बच्चे पैदा हुए तो विद इन 1 ईयर जिनकी डेथ हो गई वो कितनी थी? 218 पर 1000। टाटा एयरलाइंस, एयर इंडिया फाउंडेड कब हुआ था क्लास? 1932 में। ध्यान रखना 1932 मुंबई में। पहली जो ट्रेन चली, वो जो पहली ट्रेन चली थी मुंबई टू थाने, वो लिंक करता था एक ब्रिज को, तो वो जो ब्रिज बनाया गया था वो क्लास ब्रिज कब बनाया गया था क्लास? वहां पे फर्स्ट रेलवे ब्रिज। तो हाँ, रेलवे जो ब्रिज बन रहा था, अभी तो शॉर्ट रूट छोटा करने के लिए बाद में एक ब्रिज भी बना, तो वो ब्रिज कब बना क्लास? 1854। एनसीईआरटी में दिया हुआ, ध्यान रखना। द फर्स्ट पोस्टल स्टैंप रिलीज कब हुआ? 1852, सर्कुलर शेप का। बंगाल फेमाइन कब आया था? 1943, जहां पे क्लास कई लोगों की जान चली गई। बंगाल फेमाइन बहुत फेमस है, भुखमरी के कारण कई लोगों की जान चली गई। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, वो थ्योरी 1951 से 1981 की है। तो ये सारा डेटा मैंने दे दिया। डेटा इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, भर भर के डेटा मैंने आपको लिखवा दिया, क्योंकि सीयूईटी में भी ये काम आएगा, नॉट ओनली फॉर 12th। सीयूटी में भी क्लास डेटा आपको काम आएगा। ओके, तो ये मैक्सिमम डेटा था जिसको क्लास आपने लर्न करना है, एंड एवरीथिंग इज फिनिश्ड। और ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से खत्म हो गया विद ऑल इंपोर्टेंट डेट डाटा। अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक एक बच्चे से फीडबैक चाहिए, ऐसे मत चले जाना क्लास वीडियो से खत्म करके, मुझे बताना समझ आया कि नहीं आया। कहीं कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जब मैं आगे उससे फिर से करा दूंगा, मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। और इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, आपको मिल जाएंगे, और साथ में जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे अरेंज फॉर्मेट है, एसपीसी से आप में कोर्स बना रखा है इसका, और अरेंज फॉर्मेट में अकाउंट इको बीएसटी के लाइन बाय लाइन पीडीएफ अच्छे से दे रखा है, ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना हो, एक ही प्लेस पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो वहां से आप ले सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। इतना याद करके जरूर आओगे, प्रॉमिस करो मुझे कमेंट सेक्शन में। और हो सके तो क्लास कोशिश करना कि जो कल पढ़ाने वाला हूँ वो आज से पढ़ के आओ पहले से आप, ताकि रिवीजन में मजा आए आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।